अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा रीवा द्वारा नाटक आधे अधूरे का हुआ शानदार मंचन। आकाशवाणी रीवा से स्थानीय कार्यक्रमों के बंद होने को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाया केंद्र सरकार पर आरोप। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी डायलिसिस के लिए आई नई मशीनें। साथ ही नशा मुक्ति के लिए ठेला चलाकर चलाया जा रहा सदस्यता अभियान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा रीवा इकाई द्वारा मोहन राकेश के कालजयी नाटक आधे अधूरे का स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शानदार मंचन किया गया। खचाखच भरे सभागार में 1 घंटे 40 मिनट तक दर्शक सांस बांधे बैठे रहे। 29 अप्रैल शुक्रवार की शाम रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे का सफल मंचन किया गया। नाटक का निर्देशन शैलेंद्र द्विवेदी ने किया। नाटक में मुख्य भूमिका में सावित्री की भूमिका में रंजना बंसल ने अपने चरित्र के साथ पूरा न्याय किया। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो पहली बार मंच पर अभिनय कर रही थीं। उनकी संवाद, अदायगी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लंबे अंतराल के बाद वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन सिंह ने अपने चरित्र को पूरी तरह जिया। उनके हर डायलॉग और मूवमेंट को दर्शक ने खूब सराहा। अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चित अभिनेता डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी ने सिंघानिया के किरदार में जान फूंक दी और दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। वहीं मंच पर पहली बार अभिनय कर रही सीमा रानी झा ने बिन्नी के किरदार से हतप्रत किया। किन्नी के रूप में पहली बार अभिनय कर रही उत्तरा द्विवेदी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके सहज अभिनय को देखकर ऐसा लगता है कि वो अगर आगे भी ऐसे ही काम करती रहीं तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। लेकिन उनका कहना है अभी वो बोर्ड परीक्षा देंगी, फिर आगे देखेंगी। अशोक का अभिनय कर रहे जयसिंह चंदेल ने भी मंच पर ऊर्जा बनाए रखी। उनके और सावित्री के बीच के सहज दृश्य दर्शकों ने खूब पसंद किए। तब की बात क्यों करती हो? जब से तुमने उसे जाना है, उससे 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। इसीलिए जब मैंने उसे जाना, अपने वो 2 पैर नहीं थे उसके पास। मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। जरूर जानते हो, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं किया। जैसे जय एक ऊर्जावान अभिनेता है। जगमोहन के रूप में शैलेंद्र सामान्य रहे। जुनेजा का किरदार जिशान खान ने बखूबी निभाया। नाटक के अंत तक उन्होंने अपनी ऊर्जा और संवाद अदायगी से दर्शकों को बांधे रखा। संगीत सुशील शर्मा ने तैयार किया, जिसका संचालन शैलेंद्र द्विवेदी ने किया। प्रकाश व्यवस्था शैलेंद्र द्विवेदी और जिशान खान की थी। वस्त्र विन्यास रंजना बंसल, सीमा रानी झा, प्रॉपर्टी और सेट जय सिंह चंदेल, मेकअप उत्तरा द्विवेदी ने किया। कुल मिलाकर लंबे अंतराल के बाद इप्टा रीवा ने यथार्थवादी नाटकों के लिए एक लकीर खींच दी। इप्टा रीवा के अध्यक्ष डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी ने कहा, इप्टा रीवा की प्रस्तुति आधे अधूरे जो अभी हुई, और ये तो दर्शक बताएंगे कि कितनी सफल रही। कितने दिनों बाद ये 6 साल बाद प्ले हुआ है। इसके पहले मंथन किया था मेडिकल ऑडिटोरियम में। अभी आप बोल रहे थे कि मंचन करने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। मंचन करने के लिए हम लोगों के पास रिहर्सल करने के लिए एक तो ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और रिहर्सल के लिए तो कोई प्लेस है ही नहीं हम लोगों के पास। तो हमारी मंत्री जी से और विधायक जी से यह आग्रह था कि भाई हम लोगों को एक ऐसी जगह दिलवाई जाए, और हमारी हम भर को नहीं, जो भी नाटक संस्थाएं हैं, जो भी नाटक करते हैं, उनको एक रिहर्सल की प्लेस तो मिले। इस नाट्य मंचन से क्या सीख मिलती है? सीख क्या मिली लोगों को? इस पर सीख क्या मिली? ये जो नाटक है, ये हिंदुस्तान के कोर्स में पढ़ाया जाता है। मध्यम वर्गीय चरित्र जो है, जो मध्यम वर्ग दिल्ली और बॉम्बे में 50 साल पहले था, वो आज जब आपको कटनी और सजना और रीवा में देखने को मिलेगा। और ये जो नाटक है, ये कालजयी नाटक है। ये हिंदुस्तान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में ये नाटक पढ़ाया न जाता।
कलाकारों के उत्साह वर्धन हेतु पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने कहा कि आप लोग जब भी नाटक करते हैं कमाल का करते हैं। मैंने और भी नाटक देखे लेकिन आज की प्रस्तुति कमाल की थी, इसलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। बहुत पहले से कहीं न कहीं नाटक करते रहते हैं और यही लोग नाटक को जिंदा किए हुए। और आज जब इस ऑडिटोरियम में इस प्रकार के नाटक की प्रस्तुति होती है तो आपको तो प्रसन्नता होती ही है, हम लोगों को भी बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ भौतिक डेवलपमेंट नहीं है, हमारे जो आर्ट है, जो कल्चर है, वो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी एक पैरामीटर है किसी भी क्षेत्र के विकास का। तो इस मामले में जो तेजी आई है, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी हमारे कई जो संस्थाएं हैं उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किए, 3 दिन के, 2 दिन के। इस संबंध में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा, मिलती है, क्या संदेश मिलता है इसका? नहीं, आज के ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इफ्टा रीवा के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन नाट्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से हमारे रीवा के कलाकारों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और उन्होंने, क्योंकि अब ये तो खैर काफ़ी सीनियर यहाँ पर जितने भी लोगों ने काम किया, इसमें कई हमारे यंगस्टर्स ने भी काम किया। निश्चित रूप से यहाँ पर इस मेरे ख्याल से हमारे रीवा में जो पुरानी पद्धति के हिसाब से जो यहाँ पर कला और नाट्य हर चीज़ में यहाँ पर प्रतिभाएं हमेशा से रही, उनको उजागर करने के लिए दोबारा मौका जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है हमारे इस ऑडिटोरियम के माध्यम से और संस्थानों के माध्यम से। बहुत से ऐसे छोटे छोटे कलाकार हैं जिनको मंच की जरूरत पड़ती है और वो मंच के संचालन कहीं मिल नहीं पाता उनको। उनके क्या था कि पहले तो यहाँ पर कोई खास मंच थे नहीं, एक ही अभी मंच बन चुका है। निश्चित रूप से अभी ये शुरुआत हुई है और इसको और बेहतर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। कोई आने वाला उसे भी बता दे। हाँ, जुनेजा वही आदमी, तो जानते उस आदमी के बारे में सब कुछ। बिन्नी बिन्नी कहाँ जाके बैठ गई इलेक्ट्रिक? इंतजार कर लो। नहीं, वो आदमी आ गया तो खामोखा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। लेकिन इस तरह घर अकेला छोड़कर अभी आ जाएगा कोई ना कोई। अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास। तब की बात क्यों करती हो? जब तक तुमने उसे जाना है, उससे 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। इसीलिए जब मैंने उसे जाना, अपने वो 2 पैर नहीं थे उसके पास। मुंह पर पट्टी बांधकर बंद कमरे में ले जाकर उन्हें पीटना, घसीटते हुए गुसल खाने में कमोड पर ले जाकर के, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कैसे कैसे भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। कोई भी बाहर का आदमी ये सब देखता और जानता ना, तो वो यही कहता कि क्यों नहीं बात पहले ये दोनों। कोई नहीं कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। और ये किताब है हमारे कलाकार रंजना बंसल जी से आप सभी परिचित होंगे। ये किताब है, मैं चाहूँगा कि आप विमोचन कर दें। आकाशवाणी रीवा से स्थानीय कार्यक्रमों के बंद होने को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। 1977 से शुरू हुआ आकाशवाणी रीवा का सफर तब से लेकर आज तक स्थानीय कलाकारों को मंच देने का माध्यम रहा है। आकाशवाणी रीवा जहां से अनेक कलाकार कुछ न कुछ सीखकर और कुछ न कुछ देखकर बाहर निकले। यहां नासिर हुसैन साहब की सारंगी गूंजती थी तो कभी मेहरवाद वृंद का नल तरंग चौपाल में बैजो भाई तो हम सबके जीवन में रच बस गए थे। युवाणी में दोस्तों का नमस्कार करना आज भी युवाओं को बहुत भाता है। हेलो दीदी आज भी कानों में गूंजता है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलते रहते थे, लेकिन अब 1 मई से स्थानीय कलाकारों को आकाशवाणी रीवा का स्टूडियो दुस्वप्न बनकर रह जाएगा। जी हाँ दर्शकों, आकाशवाणी रीवा जो कभी हम सबके दिलों में राज करता था, भले ही आज हजारों चैनल हो गए हों, जे पूरी दुनिया हमारे पास हो, लेकिन रेडियो सुनने का आनंद अलग ही होता था।
पर अब रेडियो पर स्थानीय बोली सुनना लगभग ना के बराबर होगा, क्योंकि फंड की कमी का हवाला देकर सभी कार्यक्रम जो कि स्थानीय स्तर पर प्रसारित होते थे बंद किए जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को ज्ञापन सौंपते हुए इस संबंध में लोकसभा में प्रश्न उठाने की मांग की। क्या कहा कविता पांडे ने, आप खुद सुने। देश की अस्मिता, एकता और अखंडता में विंध्य बघेलखंड का अद्वितीय स्थान रहा है। आप लोग जनगण मन गाइए तो उसमें विंध्य, हिमाचल, जमुना, गंगा, उच्चल, दित्रंगा का से लगभग 100 लोगों को जानती है, जो यहाँ पर लगभग 40 वर्षों से, 22 वर्षों से, 23 वर्षों से काम कर रहे हैं और उनको केंद्र सरकार द्वारा विशेष परीक्षा कराकर और उनको उत्तीर्ण कर किया गया था कि बघेली भाषा के साहित्य के संवर्धन के लिए आप काम करिए। ऐसे लगभग 100 लोग हैं, उसमें 3-5 के कुछ कलाकार हैं, कुछ रीति सरगम पांडे, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, साकेत, विनय भट्ट, मैं मतलब ऐसे सैकड़ों लोगों को जानती हूँ जो अनाउंसर कंपेयर का काम करते हैं और वो बोली भाषा के लिए, हमारी भाषा के लिए, बघेली के लिए काम करते हैं। तो मैं उनकी रोजी रोटी पर भी संकट होगा, साथ ही हमारा रेडियो स्टेशन बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में छतरपुर के भी जो रेडियो स्टेशन है उसके खिलाफ भी षड्यंत्र है ताकि बुंदेली भाषा का जो काम होता था वो बंद हो जाए। निवाड़ी, मालवी और बघेली और बुंदेली, इन 4 भाषाओं पर भारी संकट है। ये हमारी लोक भाषा की हमारी भाषा है जिसके माध्यम से मैं स्वयं अपने घर में बघेली में ही बात करती हूँ और गाहे बगाहे आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाषण में भी बघेली में ही देती हूँ और आप सबसे भी जब मैं बात करती हूँ तो मैं बघेली में ही करती हूँ। तो आज अपनी भाषा को बचाने का एक समय है जिसमें हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने के जो राजा होते थे वो भी अपनी बोली भाषा साहित्य के संवर्धन के लिए काम करते रहते थे। आपने बीरबल, तानसेन उनको देखा होगा कि इनको ले जाया गया ताकि हमारी भाषा साहित्य सांस्कृतिक के लिए काम हो। लेकिन आज जो दौर है ये दौर बहुत विचित्र दौर है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि यदि रेडियो ही नहीं होगा तो मोदी जी मन की बात कहाँ से करेंगे। यदि हमारे ये जो छोटे छोटे शहर, हमारे रीवा शहर का जो रेडियो स्टेशन ही नहीं होगा, ये अभी इन्होंने बहुत प्लान्ड तरीके से दोपहर का कार्यक्रम बंद किया है, खासतौर पे जो लोकल है। इनका कहना है कि हम रीवा को सिर्फ शनिवार का टाइम दे रहे हैं। तो जब 8 दिन तक घर आंगन चौपाल किसान की बात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी डायलिसिस के लिए आई नई CRRT मशीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई जानकारी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नई CRRT किडनी डायलिसिस मशीन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। पहले इसके इलाज के लिए हमें रीवा से बाहर जाना पड़ता था, जिस पर काफी समय और पैसा बर्बाद हुआ करता था, लेकिन अब रीवा में ऐसी सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस मशीन के माध्यम से गंभीर रोगियों का इलाज संभव हो सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी दी। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेफ्रोलॉजी विभाग लगभग पिछले 1.5 साल से यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में चालू है और इसमें किडनी से प्रभावित मरीजों के लिए जो जो आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं निरंतर क्रमशः प्रोवाइड करने का काम किया है। तो अभी इसी कड़ी में हम लोगों ने जो एक नई डायलिसिस की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ की है उसका नाम है CRRT। CRRT को जो अपन समझते हैं वो है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये ऐसे मरीजों में की जाती है जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, जिनका BP ठीक ढंग से नहीं आ रहा होता है, जिनमें सेप्सिस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मरीजों में हम रूटीन डायलिसिस नहीं दे सकते हैं। अगर उनमें किडनी फेल होती है तो उनके लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं उनकी जान बचाने के। तो इसी प्रक्रिया इसलिए तो हम CRRT मशीन यूज करते हैं। यह मशीन एक बार जब प्रारंभ होती है तो लगभग 48 घंटे से 72 घंटे तक कंटिन्यूअस चलती है। तो अभी वर्तमान में हमने एक पेशेंट जो हमारे पास गायनी विभाग से ट्रांसफ़र होकर आया था, पोस्ट पार्टम किडनी फेलियर में गया था प्रेगनेंसी सिजेरियन होने के बाद, तो उसमें सेप्सिस की वजह से किडनी दोनों काम करना बंद कर चुकी थी, तो इसलिए हमने उसमें ये प्रक्रिया प्रारंभ की। कितनी कॉस्ट रहती है और अपने आयुष्मान कार्ड भी, तो कैसे ये प्रोसेस में? हाँ, अभी तो यह प्रक्रिया आयुष्मान में कवर्ड है, तो हम आयुष्मान में दे पा रहे हैं। और वैसे अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये
सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या कारपोरेट्स में इसकी 48 घंटे की सेशन की कॉस्ट लगभग 85 से 1 लाख रुपए के बीच की रहती है। तो अभी तो आयुष्मान मरीजों को हम फ्री में दे पा रहे हैं और ऐसा करने वाले, हम ये सुविधा प्रोवाइड करने वाले पूरे प्रदेश में पहले गवर्नमेंट संस्थान हैं। इसके पहले जितने भी जो 5 प्रमुख मेडिकल कॉलेज और जो 2 अन्य मेडिकल कॉलेज में भी हैं, अन्यत्र कहीं पर भी अभी ये सुविधा प्रारंभ नहीं हो पाई है, जो भी वजह रही है, पर हम ये सुविधा यहाँ पर देने में सक्षम हो सकें। सर विंध्य रीजन में या प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ऐसी मशीनें हैं? नहीं, कहीं पर भी अभी विंध्य रीजन में मेरी पूरी जानकारी में कहीं पर नहीं है, क्योंकि नेफ्रोलॉजी विभाग और सुपर स्पेशलिटी रीवा के अलावा और कहीं उपलब्ध नहीं है और बेसिकली ये मशीन नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा ही संचालित की जाती है। तो इसलिए जो पेशेंट सेप्सिस में आते थे उनमें हम कई बार, जिनमें बीपी नहीं आता, उनमें हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस कर देते थे। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, उसमें एक पेट में हम एक नली डाल देते हैं और उस नली के माध्यम से हम डायलिसिस करते थे। वो भी बहुत लो कास्ट प्रोसीजर है, वो हम किसी भी मरीज में कहीं पर भी कर सकते थे, ऐसा रहता था। या उसकी जगह कभी कभी हम एक और दूसरे फॉर्म की डायलिसिस होती थी जिसको हम स्लेड बोला करते थे, सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डायलिसिस, वो कर पाते थे। रेफरल का आवश्यकता तो नहीं पड़ता था, क्योंकि यह CRRT की प्रोसीजर देश में चुनिंदा सरकारी स्थानों में ही है, हर जगह उपलब्ध है भी नहीं, क्योंकि एक तो इसके कंज्यूमेबल्स बहुत कॉस्टली आते हैं, दूसरा चूँकि अभी रिसेंटली जो 2.2 आयुष्मान पैकेज लॉन्च हुआ है उसमें पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है। इसके पहले ये प्रक्रिया आयुष्मान में भी इंक्लूडेड नहीं थी। तो इसलिए सिर्फ जो पेइंग क्लास है, जो रिच क्लास है, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए इसके लिए अफोर्ड कर पाते थे, सिर्फ वही इस प्रक्रिया को अफोर्ड कर सकते थे। एक बार में कितने मरीजों को एक साथ एक बार में ये हमारे पास सभी संस्था में 2 मशीनें उपलब्ध हैं। नशा मुक्ति को लेकर ठेला चलाकर चलाया जा रहा सदस्यता अभियान 2 लाख से अधिक सदस्यों का है लक्ष्य। नशा आज समाज में विकट समस्या का रूप बनकर उभरा है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इससे मुक्ति दिलाने के लिए समाज में खुद आगे आए। आज कोरेक्स, शराब, गांजा, चरस जैसे भयानक नशे से लाखों युवाओं की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। ऐसे में जन जागरूकता जरूरी है। इसी संबंध में नशा मुक्ति जन जागरूकता सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। क्या कहना है इस पर नशा मुक्ति अभियान के कार्यकर्ता सुजीत द्विवेदी का, आप सुने। जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान। तो आज पूरे शहर में हम राउंड लगा रहे हैं और सदस्य बना रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान के लिए। हमारा उद्देश्य 2 लाख सदस्य बनाना है रीवा जिले में, और अभी तक हमने 13,000 सदस्य बना लिए हैं और अभी आगे की हमारी प्रक्रिया। ये अभियान अभी तक कब तक चलेगा? ये 2 साल के लिए है, जब तक मतलब 2 लाख सदस्य हमारे नहीं बन जाते तब तक ये अभियान। इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? लोग जो शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, कोरेक्स पीते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं और खाकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, और मैं उनको नशा मुक्त भारत अभियान से जोड़ के उनको प्लस उनके परिवार को बचाना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगी को बचाना चाहता हूँ। इसका क्या उद्देश्य है? मैं लोगों तक समाज के क्या दिशा निर्देश देना चाहता हूँ? आज हमारे शहर में खासकर कोरेक्स है, नशे की गोलियां हैं, गुटखा है, खाकर जो हमारा नौजवान है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। यदि किसी घर का एक बेटा यदि बर्बाद हो जाता है तो वो पूरा घर ही समाप्त हो जाता है। मैं उन घरों को बचाना चाहता हूँ, उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ, नौजवानों को बचाना चाहता हूँ जो नशाखोरी में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज पूरे भारत में सबसे अधिक कैंसर के मरीज रीवा में पाए जाते हैं और उसका वजह नशाखोरी है। मैं इस चीज़ को बचाना चाहता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे ठेला चलाना पड़े, चाहे बूट पॉलिश करना पड़े, मैं कर चुका हूँ बूट पॉलिश, दिल्ली में भी कर चुका हूँ और रीवा में भी मैंने बूट पॉलिश किया, भीख मांगा हमने, और जो भी हमसे बन पड़ेगा जागरूकता के लिए, लोग कैसे छोड़ेंगे वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। चाहे हमको ठेला चलाना पड़े, चाहे बैलगाड़ी चलाना पड़े, लोग जागरूक हों और नशा से मुक्त हों, यही मेरा उद्देश्य है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीगंज मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, देर रात की घटना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कुत्ते के छोटे बच्चों को धक्का मार देते हैं, नाली में फेंक देते हैं और ऐसा करने में उन्हें आनंद आता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। युवाओं में दिन ब दिन अराजकता फैलती जा रही है, वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। कारण क्या है,
क्यों है ऐसा, वो क्यों करते हैं, ऐसा क्या है उनके मन में जो उन्हें तोड़ फोड़, किसी का नुकसान पहुंचा देना, किसी को अनायास मार देना अच्छा लगता है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और यह तभी होता है जब हम भीड़ में होते हैं। युवा आजकल किताबों से दूर सोशल मीडिया और न जाने अन्य कितने माध्यमों से आक्रामक होते जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। ऐसा ही एक मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रानीगंज मोहल्ले में देखने को आया, जहां 18 से 20 साल के युवकों ने बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस पर पीड़ित का क्या कहना है, आप खुद सुने। हमारी किसी प्रकार के किसी से रंजिश नहीं है और हम लोग 1 बजे रात कार्यक्रम से लौटे थे, उसके बाद गाड़ी खड़ी कर दिया। कुछ लड़के जो है कम से कम 18 से 20 लड़के रहे होंगे, जिसमें से गाली गुप्ता करते हुए हल्ला पों करते और हमारी गाड़ी शीशा को, पीछे वाला शीशा फोड़ दिया है और उस गाड़ी के अंदर अभी भी पत्थर जो बड़ा सा पड़ा हुआ है, हमने गाड़ी खोला ही नहीं तब से। और एक गाड़ी और थोड़ा सा उसी के आगे खड़ी है, वो भी साथ में गए थे हमारे कार्यक्रम में, वो भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। उनकी भी गाड़ी जो है पीछे का कांच तोड़ा गया है, तोड़ फोड़ कर। गाड़ी है जो दूसरी वो मोहल्ले के ही है, वो आप बता देंगे, भैया खड़े हुए हैं मेरे साथ में। ऐसी कई गाड़ियों तोड़ फोड़ की गई, कोई मतलब है यहाँ से कोई उनकी रंजिश है या फिर नहीं हाँ टाइप के लोग थे, ऐसा कुछ हुड़दंगाई टाइप के कम 18 से 20 लड़के रहे होंगे। FIR रिपोर्ट करवाई? हाँ, मैंने FIR रिपोर्ट करवा दी है। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस की अभी पुलिस आई थी, कल भी आई थी। हम लोगों से कुछ जो फुटेज थे टीवी कैमरे के वो ले गए। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। नगर निगम के विद्युत शाखा स्टोर में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद, खबर लिखे जाने तक कारणों का पता नहीं चल सका। रीवा में वेदांता पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्कूल का नाम किया रोशन। छत्रपति नगर स्थित वेदांता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के 20 विद्यार्थियों ने हाई स्कूल परीक्षा में भाग लिया, जिसमें से 17 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी एवं 2 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्रा प्राची पांडे का प्रथम रैंक 92.2%, कृष्ण कुमार पॉल द्वितीय रैंक 82%, दीप्ति सिंह तृतीय रैंक 79.8% और तनिष्क मिश्रा चतुर्थ रैंक 79% रहा। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय संचालक श्री सुधीर सोनी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसका श्रेय मैं तो सबसे पहले स्कूल के टीचरों को देना चाहता हूं और इसके बाद दूसरा श्रेय मैं इनकी मम्मी को देना चाहता हूं, क्योंकि इनकी मम्मी काफ़ी इनका प्रमोट करते हैं। जी, इनकी पढ़ाई का रूट का रूटीन क्या था? इनका पढ़ाई का मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुझे प्राची को कभी ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम उठो और पढ़ो। ये खुद अपनी जिम्मेदारी से अपना पढ़ाई लिखाई और मतलब काफ़ी मेहनत करती हैं और सिविल सर्विस की तैयारी के लिए अभी से जुटी हुई हैं। मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1-2 घंटे समय उसमें भी दिया करती हैं वो अपनी तैयारी के लिए भी। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा इनका परसेंट अपने आप को ये खुद महसूस कर रही हैं कि 2-4 महीने थोड़ा इनका एडिशन थोड़ा सा लेट हुआ, इस कारण से इनका अपने MP टॉप में नहीं आ पाया। नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा उधर अगर मेहनत कर दी होती तो MP टॉप में भी इनका नाम। सर मैंने तो अपनी तरह से 100% ट्राई किया था और जिसमें मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया
उन्होंने ना केवल मेरे 10th की प्रिपरेशन में हमारी हेल्प की, बल्कि हमें टाइम टाइम पर मोटिवेट किया, जिससे हम मेंटली स्ट्रेस होने से बचे और हमने काफ़ी तैयारी की। आप कितने घंटे स्टडी करते? मैं मतलब 8-10 घंटे तो स्टडी नहीं करती थी। सुबह 2 to 3 आवर्स करती थी। इसके बाद स्कूल में हमारे टीचर्स हमें प्रिपेयर कराते थे और दिन शाम को 3 to 4 आवर्स स्टडी करती थी। आपने टॉप किया 92%। यस सर। इसका श्रेय किसको आप देना चाहते हैं? इसका श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को ही देना चाहूँगी। इस बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की। आप सभी को बहुत भली भांति ज्ञात है कि ड्यू टू कोविड हमारे बच्चों को कोई भी क्लासेस नहीं मिल पाए थे। उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, इनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की, वर्चुअल क्लासेस, और जब हमें गवर्नमेंट साइड से ऑर्डर मिला कि हम स्कूल ओपन करें तो इनकी फिजिकल क्लासेस में इनको बुला करके डे टू डे इनके क्लासेस पूरे प्रॉपर वे पे करवाए गए और साथ ही साथ इनको एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर होना है और कैसे अपनी तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ों की भी प्रॉपर गाइडलाइन की गई। डे टू डे इन्हें काउंसलिंग दी गई है कि कैसे इनको करना है और इनको अपने कैसे गोल सेट करके अपने गोल को अचीव करना है, और हमारे सभी बच्चों ने किया। और आपको बतलाएं कि हमारा सबसे टॉप का जो रिजल्ट में आया है, तो टॉप 5 में सबसे पहला नाम है प्राची पांडे का, जिन्होंने 92.5% स्कोर किया है, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और पूरे हमारे वेदांता फैमिली की तरफ से, साथ ही साथ डायरेक्टर्स को, टीचर्स को और हमारे जितने भी साथ स्कूल को मैनेज कर रहे हैं हमारा स्टाफ कि हमें सपोर्ट किया, जिससे हमने अपनी एकेडमी को इतनी अच्छी किया और उसका रिजल्ट किया। साथ ही साथ इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी कि अपने आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा करें और अपने इनका भविष्य उज्जवल हो और अपने जो भी गोल सेट किया है ये अपने गोल को रीच कर पाए। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। टैंकर को लेकर हुआ विवाद, विकलांग को सरहंगों ने पीटा। सिमरिया थाने में कार्यवाही न होने के कारण आज एक युवक एसपी कार्यालय पहुंचा और जानकारी देते हुए बताया कि चचाई सिमरिया मध्य प्रदेश का रहने वाला बालकृष्ण त्रिपाठी, जो कि सरहंग है और उसे गांव के सचिव और सरपंच का संरक्षण भी प्राप्त है। जब वह टैंकर लेने के लिए पहुंचा तो उससे जबरदस्ती करते हुए टैंकर नहीं दिया गया और मारपीट भी की गई। सिमरिया थाने में कार्यवाही न होने के चलते आज एसपी कार्यालय ज्ञापन देने आया है और क्या कहना है रामायण प्रताप सिंह का, आप सुने। मेरे घर में मेरे चाचा के लड़के का तिलक था और वहाँ का जो सरपंच है उससे बात हुई थी टैंकर के लिए, और टैंकर की अनुमति मैं सेक्रेटरी साहब से ले लिया था। सेक्रेटरी साहब बोले थे कि ठीक है 6 बजे टैंकर मिल जाएगा। अब जब मैं टैंकर लेने पहुँचा तो वहाँ पर एक बालकृष्ण त्रिपाठी है जो कि एक सरहंग आदमी है, उसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई पंजीयन है। वो सिर्फ गुंडाई के दम पर सरपंच और सेक्रेटरी को मतलब मिला के काम खुलेआम करता है, पंचायत का काम करता है। जब उसके पास हम गए तो बोला कि किससे पूछ के आया, तू किससे पूछ के आया है? हम बताए कि भाई हम सेक्रेटरी साहब से पूछ के आए हैं। तो बोला कि सेक्रेटरी साहब से पूछ के आए, ये काम ये टैंकर मेरा है, ये तेरे बाप का नहीं है और मैं इसको 12 बजे रात के बाद दूंगा, तू तिलक कर या ना कर। टैंकर को लेकर विवाद हुआ था। टैंकर को लेकर इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की? इसकी शिकायत हमने सिमरिया थाना में किया,
और वहाँ पर हमको निहत्थे विकलांग आदमी को लगा इतना ज़्यादा डंडे से पीटा गया। उसका एक मिस्त्री था, वो मेरा हाथ पकड़ लिया और वो लगातार मेरा इतना पीटा है डंडे से कि जिसकी शिकायत MLC। कौन कौन मारपीट किया है? मारपीट करने में ये बालकृष्ण त्रिपाठी और ये सरपंच भी वहीं मौजूद। सिमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज है? सिमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब SP ऑफिस आए हैं? जी हाँ, हम SP ऑफिस आए हैं और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं जान से मारने के लिए। क्या नाम है आपका? रामा प्रताप सिंह। और कुछ संक्षिप्त खबरें पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से। एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि सिमरिया थाना अंतर्गत एक 15 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली है। कारणों की जांच की जा रही है। ये थाना सिमरिया क्षेत्र का मामला है, जहां पर परसों की रात्रि में एक 15 साल की युवती जिसने फांसी लगाई है। फांसी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी परिजनों से जानकारी ली जा रही है। FSL टीम के द्वारा विजिट कर लिया गया, थाना प्रभारी के द्वारा PM करवा दिया गया है। PM रिपोर्ट और आय तथ्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध उत्खनन जारी है। ऐसा ही एक मामला चौराहा थाना अंतर्गत सामने देखने को आया, जहां पर 2 ट्रैक्टरों को अवैध खनन करते हुए जब्त किया गया। इस संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने जानकारी दी। ये चौराहा थाना क्षेत्र की चौकी अवस्था, जहाँ पर ये सूचना मिली थी कि कुछ ट्रैक्टर हैं जो अवैध माइनिंग परिवहन कर रहे हैं। उस पर से चौराहा पुलिस के द्वारा अवस्था चौकी परिवार के साथ मिलकर रेड की गई, जहाँ पर 2 ट्रैक्टर और 4 लोगों के साथ पकड़े गए। उसमें से ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है और उन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश प्रारंभ है। इस संबंध में मार्तन क्रमांक 3 के प्राचार्य ने हमें बताया कि 360 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। क्या जानकारी दी प्राचार्य RL दीपांकर ने, सुनिए। सर, आज परीक्षा संचालित की जा रही है, इसकी परीक्षा कितने छात्र शामिल हैं? नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है। जो बच्चे कक्षा 5 पास 6 में जाएंगे उनकी प्रवेश परीक्षा है। कितने छात्र अभी इस मार्तन क्रमांक 3 में 360 बच्चों का सेंटर बनाया गया है और जिसमें से अभी तक में 66 बच्चे उपस्थित हैं। 294 बच्चे प्रेजेंट हैं। सर, और कहाँ इसका सेंटर? इसके सेंटर मार्तंड 1, वहाँ भी 360 हैं। और PK स्कूल है, गवर्नमेंट PK कन्या स्कूल में, वहाँ पर 368 बच्चे हैं। कौन सी कक्षा के लिए है सर ये कक्षा 6 में प्रवेश होगा। RL दीपांकर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।